नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, रंगमंच के आज बहुत बड़े कलाकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तापस चक्रवर्ती, जिनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है। आज बहुत बहुत स्वागत है रूबरू कार्यक्रम में तापस दा हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद यहाँ तक आने का मौका देने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप एक कॉलेज में सर्विस करते हुए रंगमंच से कैसे जुड़े? रंगमंच से जुड़ाव बचपन मिशन स्कूल से है। मैं याद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह याद करता हूँ 1957 मतलब 1957 मेरे पिताजी ने हाथ पकड़कर मुझे मेरा नामांकन करवाया था हेमिल्टन स्कूल में। हेमिल्टन स्कूल आप लोग जानते हैं, गोलटोली में, बच्चा क्लास में। वहाँ से पास करने के बाद 63 में मैं मिशन स्कूल में क्लास 6 में ज्वाइन किया। वहाँ एक अजीब कल्चर था। हमारे हजारीबाग के या भारतीय या जहाँ के भी कल्चरल प्रोग्राम वहाँ हर 15 और 30 तारीख को जब फीस कलेक्शन डेट होता था तब कल्चरल प्रोग्राम होता था, जिसको हम लोग सांस्कृतिक बैठक कहते थे जी। तो शुरू में जब क्लास 6 में पहुंचा तो बड़े लोगों को या अपने से सीनियर लोगों को स्टेज पर परफॉर्म करते देख लगता था कि काश मैं भी वहां तक पहुंच पाऊं। उस वक्त जिन लोगों को हम देखते थे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अलग अलग विधा में, उसमें एक राकेश दा थे जो गीत गाते थे स्टेज पर से। मेरे साथी में से हीरालाल मुंडा, सेसिल खालको, हम लोगों से बहुत सीनियर, भाषण वगैरह देते थे स्टेज पर से। अभी हजारीबाग के एक नामज़दा डॉक्टर हुआ करते थे, अब यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, डॉक्टर शबान। तो धीरे धीरे वहीं से स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला। एक जादूगर आया था और उसने सारे स्टूडेंट्स को ठगने के लिए मुझे पहले से बुलाकर ट्यूटर कर लिया कि आप ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। तो ऐसा लगे कि आप बेहोश हो गए हैं। तो मैंने उनकी बात के अनुसार मैं बेहोश होने का स्वांग रचा। सारे लोगों ने सोचा कि मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो एक्टिंग कर लेता हूँ। बेहोशी की बात जो है लोगों तक पहुँची है। धीरे धीरे धक्के खाते, थप्पड़ खाते, नाटकों में रोल। कई बार ऐसा हुआ कि नाटक में रोल करने गए संजय गुहा ठाकुर था, जो राकेश दा लोग से भी सीनियर थे, महुआ संस्था चलाते थे जी। ओम, नेमा भैया, प्रदीप, हम लोग सब, हम बहुत जूनियर थे तो हमको वो लोग लेता ही नहीं था, निकाल देता था कि नहीं बच्चा है। तो खैर धीरे धीरे नाटकों में शुरुआत हुई। हजारीबाग में पहला बड़ा नाटक हम लोगों ने प्ले किया कांचन रंग। कांचन रंग हिंदी में राइट। ये हमारा एक फुटबॉल क्लब हुआ करता था, छोटनागपुर स्पोर्टिंग क्लब। उसके लिए हम लोग चंदा उगाही, पैसा उगाही के लिए एक चैरिटी प्रोग्राम किए थे हरनगंज के पेरिशॉल के स्टेज पे और सेंट जेवियर्स के स्टेज पे। और उसके बाद सिलसिला चल निकला। राकेश दा नाटक शुरू से करते थे, उनके साथ क्लोजनेस था, उनके साथ मिलकर वही 82 वगैरह से, 82 से उनके साथ जुड़ा, आज भी जुड़ा हूँ। नाटक होता रहा, एक्टिंग करता रहा, लेकिन जो एक्टर बनने की भूख
सिर्फ एक्टर बनने की नहीं, कुछ कहने की भूख। जी। एक कलाकार जो होता है वो कलाकार सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उसका चेहरा दिखे, जी, वो कुछ कहना चाहता है। कुछ कहना चाहता है। मेरे गुरुजी कहते थे कि जब तक सामने बैठे लोगों को कुछ कह ना पाओ, एक अच्छा दिशा निर्देश न दे पाओ, तो स्टेज पे मत चढ़ना। आज भी उनका नाम लेकर मैं उनको श्रद्धांजलि और प्रणाम उनको बहुत बहुत। वो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत हाई लेवल के आर्टिस्ट थे। आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में उनकी देखी होंगी। स्वर्गीय उत्पल दत्त जी। उत्पल दत्त। मैं उनके पास बहुत दिन रहा। तापस दा, आपकी बंगला फिल्में ज़्यादा निकली हैं क्योंकि हजारीबाग में बंगाली कम है और हिंदी जानने वाले लोग ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि आप हिंदी फिल्मों में भी आप काम कर चुके हैं, आपकी हिंदी फिल्में भी निकली हैं। तो वैसे सारे हिंदी जानने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया है। हिंदी फिल्मों में मैं तो कहूँगा मेरी याद के अनुसार आक्रांत मेरी पहली फिल्म थी। जी। सदाशिव जी, अमरापुर का, जो कि स्टेज के मैन थे। जी, इसलिए उनसे जुड़ा था। दुबे जी, CS दुबे जी, श्रीला मजूमदार, AK हंगल जी भी थे। नहीं, AK हंगल जी से जो भी जुड़ाव रहा वो स्टेज तक ही रहा। अच्छा, फिल्मों में नहीं? उनसे शाबाशियाँ मिली। जी। उनसे दिशा निर्देश मिले। जी। गलतियों पर कनेठियाँ मिली। जी हाँ। ये इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिंदी नाटकों में बहुत बढ़िया नामज़दा अगर कोई निर्देशक का नाम लूं तो मैं सबसे पहले विनोद कुमार का नाम लेना चाहूँगा, रांची रंगायन के। अच्छा। वो नाटक के लिए एक ऐसे डायरेक्टर थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने सिर्फ एक नाटक सिंगल रांची के अगल बगल के इलाके में 53 शोज किए लगातार। अच्छा, बीइंग ए बंगाली होने के साथ साथ देखा गया तपस्या कि आपके सभी लैंग्वेज पर मैक्सिमम जितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर बंगाली तो वही, तो सब पर आपको कमांड है। एक मतलब कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सही ढंग से आप निभाते हैं। बात है कि जहाँ तक हिंदी है, खोरठा है, ये लैंग्वेजेस जो हैं, कुछ हद तक भोजपुरी है, ये लैंग्वेज, इन लैंग्वेजों पर कमांड पैदाइशी था। जी। इसलिए कि मेरे परिवार का इतिहास इस हजारीबाग की जमीन पर करीब करीब 150 साल का है। जी। तो भाषा जमीन पर निर्भर करता है। बंगला पर कमांड लाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। क्यों? इसलिए कि वो मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज था। वो मेरे लिए मदर टंग नहीं था। मेरे लिए मदर टंग हिंदी और विशेषकर खोरठा था। जी। जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। जी। खोरठा में बाकी फिल्में आई हैं? खोरठा में मेरी फिल्में आई हैं, 2 फिल्में आई हैं खोरठा में। एक रिलीज हो गई है, गोरिया तोरकिरिया, विश्व मोहन विराग के निर्देशन में, और एक मोटा मोटी इस इलाके में बनने वाली जो भी फिल्में थी उसमें एक अच्छी फिल्म उतर कर आई थी। अभी एक खोरठा फिल्म है यह तो जीवन, कमलेश पांडे के निर्देशन में, लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुई है, कोरोना के चलते लटकी हुई है। अमूमन ऐसा देखा गया था फरदा कि बॉलीवुड में काम करने वाले ज़्यादातर एक्टर्स जो आए हैं तो किसी बड़े एक्टर्स का कॉपी करके आए हैं, मतलब कि इंस्पायर होकर आए या फिर उनकी एक्टिंग करके आए हैं। तो कभी ऐसा मौका मिला कि कुछ बड़े एक्टर्स का भी आप एक्टिंग किया हो? नहीं। जैसे दिलीप कुमार हो गए, नहीं, अशोक कुमार हो गए। एक्चुअली मैं जब भी नाटक में हो या फिल्मों में हो, मैंने सिर्फ चरित्र निभाए हैं। जी। आपको मेरी हर फिल्म में, सीरियल में मेरी आवाज़ जो है वो मेरी आवाज़ नहीं मिलेगी, आपको लगेगा ये उसी चरित्र की आवाज़ है। चरित्र की आवाज़ है। इसलिए कई बार लोग फिल्म देखने के बाद बोलते हैं आवाज़ आपकी जो है किसी और ने डब की है। बोले नहीं, क्यों? उस बूढ़े आदमी की आवाज़ क्या वही नहीं होनी चाहिए?
जैसा जो कैरेक्टर है, जिस उम्र का जो तो कैरेक्टर मैंने चरित्र निभाए हैं किसी भी आर्टिस्ट से। जी। मैं कभी भी उनका शैडो या उनका नकल लेने की कोशिश नहीं की। नहीं, वो हुआ नहीं। जी हाँ। हाँ, लेकिन एक चीज है जी। कि गुरु जी की जो बात है, उत्पल जी, हाँ, उत्पल दत्ता सर की बात जो है वो बाकी लोगों को पता चले ना चले, मुझे कहीं कहीं लग जाता है कि सर कहीं कहीं से निकल कर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश, ये मेरा सौभाग्य। उनका सर एक आप डायलॉग कम से कम सुना दीजिए, बहुत पॉपुलर डायलॉग है। ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं है जो उन्होंने कही और लोगों को पसंद ना आए। यही तरीका। ये तरीका जी। उनका, फट से इधर जाना, फट से इधर आना। हालांकि हम लोगों को कहते थे कि बी नेचुरल, तो मैं उनसे कहता था कि गुरुजी आप तो बहुत अननेचुरल। बोला ये मेरा चल चुका है, तुम नेचुरल रहो। अभी तक आपको जितने भी अपने अदाकारी के दौरान जितने भी डायलॉग्स बोले हैं, कौन सा डायलॉग्स आपको बहुत दिल को अट्रैक्ट किया है, जो अभी तक आपको याद है? याद नहीं, जो कभी भी जुबान से निकल आता है। जी हाँ। आक्रांत का एक डायलॉग था, ना कहना सीखो, हर गलत के खिलाफ ना। ये एक बहुत उम्दा डायलॉग था उस पिक्चर के लिए, और ऐसे, और ऐसा लगता है कि वो मेरे चरित्र या मेरे चलने के ढंग से मेल खाता है। मैंने समझौता नहीं किया। जी हाँ। तापासदा के स्वभाव को देखकर दर्शक भी समझते होंगे कि सेट के दौरान जितने भी लोग होंगे, जब शूटिंग होती होगी तो सब लोग खुश हुआ करते होंगे, है ना? एक मजाक हुआ करता होगा, एक कभी कभी गम का भी सीन होता होगा। बिल्कुल। तो उस दौरान आप कैसे मैनेज करते हैं, जबकि आप हमेशा ही हंसते रहते हैं? सवाल है कि अभी हाल की बात है, कोई 1.5 साल हो गया, आउटडोर था। जी हाँ। धनबाद से आगे क्या बाराबिंदिया में एक जमींदार के महल टाइप का एक कोठी थी, वहाँ उसके आंगन में अपने बेटी के मरने के गम का सीन था। जी। जब मैं इन किया कैमरा के सामने, जब मैं एक्ट करने लगा, तो मुझे साफ अभी भी स्पष्ट याद है कि बिल्कुल अजीब सा माहौल था। बेटी के मरने का गम कैसा होता है, तो उस हिसाब से जब मैं एक्ट करके ख़त्म किया, और ख़त्म करके जब डायरेक्टर ने कट बोला, तो मैं कैमरा के बगल से डायरेक्टर की तरफ जाकर बिल्कुल ठहाका मैंने लगाया। तो दर्शकों के बीच में औरतें जितनी थी वो लोग अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी, लेकिन मेरे ठहाका लगाते हुए हमको देखकर फिर मुस्कुरा पड़ी, लोग बरबस हंसने लगे। हमको बंधु ये तो एक्टिंग है। और उस बच्ची को हाथ पकड़कर खड़ा किया, बेटी तुम मर मत, अभी मेरे से बहुत बाद में मरना। तो चरित्र निभाने की जहाँ तक बात है, समय लगता है। तापासदा पहले ड्रामा का दौर हुआ करता था, स्टेज लगते थे और फेस टू फेस एक्टिंग हुआ करती थी, राइट, है ना? तो एक्चुअल वही था एक्टिंग का सही स्पेस। लेकिन उसके बाद जब ज़माना बदलता गया तो देखा गया कि फिर फिल्में आने लगी, सिनेमा हॉल बन गए, लेकिन अब उसका भी जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मोबाइल में ही फिल्में रिलीज़ होती है। तो कैसा महसूस होता है, ये जो बदलाव आया, इससे रंगमंच की दुनिया में लोगों को एक्टिंग करने में कितना फ़र्क आया? सबको फ़र्क तो आया। ये मोबाइल से जो भी बातें होती हैं उसमें हमको ऐब छिपाने का बहुत मौका मिलता है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जो भी बनाओ, एक ऐसी चीज़ बनाओ जो आदमी के दिल को छुए, जो जीवन से ओतप्रोत हो, जो आदमी के दुख दर्द, हंसी खुशी से जुड़ा या मिला जुला एक मिली जुली एक कहानी पेश करे, जो आदमी के दिल को छुए और कुछ मैसेज दे जाए। तो ऐसा अभी नहीं देखता कि हो रहा है। अभी है कि कुछ भी एक बना लिया, आदमी देख लिया और तालियां बजाई। पूछा कि उसको जो आपने देखा उसमें क्या देखा? बोले समझ में तो नहीं आया। बोले फिर आप कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है।
बोले यार नहीं कहते तो लोग गुस्सा हो जाते, इसलिए हम लोग सब कह रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ जीवन नहीं होगा वहाँ ये जो फॉर्मेट है आर्ट का नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। गीत संगीत या आर्ट, हम लोग स्टेज में चढ़ के नाटक करते थे, फिर मैंने नाटक लिखे, मैंने ढेरों नाटक लिखे हुए हैं, 30 के करीब। वो सब प्ले हो चुका है, सब प्ले हो चुका है, और हर साल आने वाले मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने ही प्ले किया कॉलेज में। यूथ फेस्टिवल होता था, तो संत कोलंबा शायद पहला कॉलेज था जहाँ का नाटक ज़्यादातर वर्षों में मेरे ही लिखे हुए नाटकों को प्ले किया गया। और मुझे मौका लगा कुछ कहने का, और उन बच्चों ने, मैं याद करता हूँ आज से नहीं, 1983-84 से वो जो बच्चे एक एक करके निकलने लगे, 3 साल 4 साल मिलते थे कुछ लड़के, फिर वो निकल जाते थे, फिर नए बैच आते थे। तो ऐसे ही 2018 तक की बात, 18 में रिलीज़ किए, रिटायर किए, तो चलता रहा और कुछ कहना चाहा, और पता नहीं कहाँ तक सक्षम हुआ नहीं जानते, लेकिन जो मेरे से जुड़े जो बच्चे, उनके अंदर एक बात डालने की कोशिश की, जो अभी अभी हमने कहा कि ऐसी कहानी पे काम करना, ऐसे रोल को करना जिसमें एक संवेदना हो, कुछ कह जाता हो कि दाएं नहीं बाएं चलो, दाएं चलने से एक्सीडेंट हो सकता है। कुल कितनी बांग्ला फिल्में और हिंदी फिल्में आपकी अभी तक बन चुकी हैं, और कौन कौन सी फिल्में अभी आने वाली हैं? मिला जुला कर अगर देखा जाए तो हिंदी बांग्ला सीरियल, फिल्म, टेलीफिल्म मिला के 26-27 जो दूरदर्शन पे दिखाई जा चुकी, सीरियल्स भी दूरदर्शन पे चल चुके, कोई अलग चैनल पे नहीं, जब भी हुआ दूरदर्शन, या तो बांग्ला दूरदर्शन या दिल्ली दूरदर्शन। काल पुरुष, अंजुमन, किशन नसरुद्दीन का स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स मेरा ही था। अच्छा। वो मॉर्निंग टी टाइम प्रोग्राम था, 5 मिनट का प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे। तो ये बांग्ला में भी ढेरों वैसी फिल्में, और मधुबन, धुआं धुलो नक्षत्रो, पूरा सबको तुरंत लगातार बोलना संभव नहीं है। इस तरह से अपरूप कथा में मैं बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। ओ हेनरी, मोपासा, एंटोन चेखोव, इन तीनों की कहानियों पर बेस टेलीफिल्म थी। हजारीबाग के नए उभरते हुए कलाकार जो हैं, जो रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ चुके हैं, या फिर बॉलीवुड का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वैसे कलाकारों को मतलब कौन सा टेक्निक या कौन सा आप गुरु मंत्र देना चाहेंगे जिससे वो कामयाब हो सके? कोई बहुत तेज मोटरसाइकिल से जा रहा है जी, अगर आपके बगल में रुक गया तो आप इस उम्र में उनको क्या कहेंगे? संभल के चलो, धीरे जाओ। बिल्कुल यही बात मैं उनको कहूँगा, सोच कर चलो, संभल कर चलो, धीमे चलो, लेकिन मजबूती से चलो। अचानक जाकर अमिताभ बच्चन तुम नहीं बन सकते, इसलिए कि अरबों में एक है अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। तुम्हारे अंदर भी टैलेंट होगा, तुम उसको पुटअप करो, लेकिन धीमे चलते हुए मजबूती से एक एक कीला गाड़ो और आगे बढ़ो, ताकि अगर अगला एक कील उखड़े तो पिछली कील पर अटक जाओ। ऐसा नहीं कि पीछे कील ही नहीं गाड़ी और आगे बिल्कुल कन्हरी पहाड़ के ऊपर एक कील गाड़ दिया, वो उखड़ा तो बेटा नीचे आ गए सीधे। तो तपस्या, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम रूबरू में आप यहाँ आए और हमारी स्टूडियो में आकर आपने अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको, आपके स्टूडियो को और आपके चैनल को धन्यवाद, और सुनने वाले सारे लोगों को इसलिए धन्यवाद कि मुझे बर्दाश्त किया इतनी देर तक। तो आपने देखा कि रूबरू कार्यक्रम में हजारीबाग की एक बड़ी हस्ती, रंगमंच से जुड़े तापस चक्रवर्ती ने अपने आने वाले नए कलाकारों को जो सीख दी है, उसे अपनाकर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रूबरू कार्यक्रम में।